टेक्नोलॉजी से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के आते ही व्यवस्था सुधर जाती है और जेब में पैसा जाना कम हो जाता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का शायद कांग्रेस के लोग इतना विरोध करते हैं। इनको तो हर चीज़ में आपत्ति है जो कि हास्यास्पद और दुखद है, और एक ईमानदार उद्देश्य के साथ सही भर्ती सुनिश्चित करेंगे। और जो गलत किए हैं उनको सीबीआई जांच का भी आदेश हमारी सरकार निर्णय ले चुकी है। ईओडब्ल्यू में एफआईआर भी हो चुका है। हमने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनपुट शामिल कर सकें और उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन रखते हुए बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो चुका है और इस बजट को तैयार करने वाले और काफी दिनों से इसके लिए मेहनत करने वाले, कई लोगों से बातचीत करने वाले वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, बजट आपने पेश किया। और ये बजट जो तैयार करने के लिए किस तरह से आपकी तैयारी थी, और निश्चित रूप से जैसा कि आपके कार्य करने की जो तरीका है उसको हम जानते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते हैं। कितने लोगों से आपने बातचीत की, किस तरह से इसकी तैयारी की? हाँ, हम सभी विभागों के साथ इंटरेक्शन तो करते ही हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, कुछ स्टूडेंट से, कुछ कर्मचारी संगठनों से, अलग अलग प्रकार का स्टार्टअप चलाने वाले युवाओं से, इन सब से अलग अलग तरह से फॉर्मल इनफॉर्मल वे में इंटरेक्शन मैंने किया। और बहुत कम समय हमको मिला था। इस लिमिटेड टाइम में भी हमने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनपुट शामिल कर सकें और उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन रखते हुए बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये इसमें ज्ञान की एक वह ज्ञान जिसमें 4 वर्ग के लोगों को आपने शामिल किया, ये प्लान कहाँ से आया? जी, मोदी जी की जो विजनरी नज़र है, समाज को 4 स्वरूपों में देखती है, तो उसी को हमने एक एक्रोनिम शब्द देने का प्रयास किया। जी गरीब के लिए, वाई युवा के लिए, ए अन्नदाता के लिए और एन नारी के लिए। तो इसको ज्ञान के रूप में किया और समाज में वेलफेयर स्कीम्स को इन सारे वर्गों को टारगेट करके संपादित करने के लिए ज्ञान हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का, आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होंगे। ये हमारी एक पिलर के रूप में, स्ट्रेटजिकल पिलर के रूप में मैंने रखा। ये बोला जाता है कि जो बजट अच्छे से संभालती है महिलाएं संभालती हैं, तो निश्चित रूप से आपने बहुत सी महिलाएं से बातचीत करती हुई, क्या भाभी जी मतलब आपकी पत्नी जी से भी थोड़ी सी चर्चा की कि किस तरह से आप घर का मैनेजमेंट करती हैं? तो आपको भी, आप पूरे प्रदेश का बजट मैनेजमेंट करता है, तो उनसे कोई चर्चा? नहीं, वो तो नॉर्मल चर्चा होती रहती है, बट उनका अपना एक लिमिटेड रोल रहता है, उनका अपना करियर है, उनका अपना लाइफ है। बट कुछ चर्चाएं हम लोग उनसे भी मैं इंटरेक्शन करके कुछ इनपुट लेने का प्रयास करता हूँ। आपने जब बजट इसके भाषण की शुरुआत की थी तो आपने कहा था आपको खाली खजाना मिला है। अब आने वाले दिनों में उस खजाने में क्या क्या चीज़ आएगी, कहाँ कहाँ से आएगी? हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स और गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश करके टैक्स की दरों में वृद्धि के बिना या नया कोई कर लगाए बिना हम ये 22% रेवेन्यू ग्रोथ का एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो कि गवर्नेंस के माध्यम से हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और देखा गया है कि आपने मोदी की गारंटी को प्राथमिकता दी है। पारदर्शिता लाने के लिए हर विभाग में टेक्नोलॉजी का भी आप लोगों ने वो किया है, प्लानिंग किया है। पुलिस में बहुत सारी भर्तियां भी आपने निकाली है, उद्योग के लिए भी आपने किया है। तो उद्योग के लिए क्या क्या चीज़? हाँ, उद्योग के लिए सबसे बड़ी बात तो जो हमारे छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति है उसकी पुनर्समीक्षा करके नई परिस्थितियों के अनुरूप और हमारे सरकार की नवीन रणनीतियों के अनुरूप हम लोग इसी वर्ष 2024 में नई उद्योग नीति भी लेकर के आएंगे कि कहाँ कैसे हम चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, उस पर हमारा फोकस रहेगा। और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इसमें कॉन्सेप्ट आया है कि कोरबा से बिलासपुर के क्षेत्र के बीच में से हम डेवलप करने का प्रयास करेंगे। जो वैल्यू एडिशन के लिए एल्यूमिनियम पार्क कोरबा में स्थापित करने की बात है, हम मूल रूप से ये फोकस करना चाह रहे हैं कि जो हमारा कोर सेक्टर है, जो परंपरागत रूप से जिसमें हम अच्छा करते आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री, उसको भी हम प्रमोट करें। और एट द सेम टाइम विशेष करके सर्विस सेक्टर में जो नई संभावनाएं हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मे फेयर होटल आ गया या मायरा रिसॉर्ट आ गया, तो उससे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में ये सारे स्पॉट बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरह के सर्विस सेक्टर में नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए फ्रेंडली पॉलिसीज़ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम करेंगे। इसी तरह से हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में मैं मानता हूँ कि रायपुर एरिया को बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है, क्योंकि रायपुर के सराउंडिंग के 400-500 किलोमीटर की रेंज में कोई भी बड़ा शहर नहीं है। तो इसलिए इसको हेल्थ डेस्टिनेशन के रूप में इस एरिया को डेवलप किया जा सकता है, एजुकेशन डेस्टिनेशन के रूप में इसे डेवलप किया जा सकता है। जो इको टूरिज़्म की संभावनाएँ हमारे बस्तर सरगुजा में बहुत अपार हैं,
तो पारिस्थितिकी का और प्रकृति का जो हमको आशीर्वाद मिला है उसको इको टूरिज्म में बिना उसको नुकसान पहुंचाए हम इको टूरिज्म के माध्यम से सर्विस सेक्टर को ग्रो करा के लोगों को रोज़गार दे सकते हैं और इकॉनमी के साइज को बढ़ा सकते हैं। तो हमने एक DDP का कॉन्सेप्ट भी लाया है इसमें, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। इसका कॉन्सेप्ट लाया कि हर एरिया के हिसाब से, लोकल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उसकी खूबियों और कमजोरियों के हिसाब से हम उसको एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉकेट के रूप में हम डेवलप करना चाहते हैं। और हर एक जगह के लिए एक डिफरेंट पॉलिसी रहेगी। वन जैकेट फिट टू ऑल, ये अप्रोच पे काम नहीं चलता है। हर जगह के विशिष्टता को कैप्चर करते हुए हम उस क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास करेंगे। आम आदमी की आय बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जब हम वेलफेयर स्कीम्स लाते हैं, गारंटी हमारा बहुत बड़ा बिंदु है। तो गारंटी में जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो किसानों के लिए हैं, कृषक उन्नति योजना में 10,000 करोड़ रुपए का हम प्रावधान किए हैं, गरीबों के आवास के लिए 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किए हैं, लोगों को पेयजल मिले इसके लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो भूमिहीन कृषक मजदूर भाई हैं उनको 10,000 प्रति वर्ष देने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस तरह से ये सारी बिंदु पे हमने काम किया है। इससे निश्चित रूप से लोगों को सीधा फ़ायदा मिलेगा और इकॉनमी का साइज बढ़ेगा। जब इंडस्ट्री बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर का विस्तार होगा, तो लोगों को रोज़गार भी अपने आप बहुत अधिक मात्रा में मिल पाएगा। और इसके अलावा सरकार की जो रुकी हुई भर्तियां हैं उसको भी हम फोकस करके पूरा कराएंगे और जो भर्ती होगी वो पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदार तरीके से हो, यह भी सुनिश्चित करेंगे। इसमें भी हम टेक्नोलॉजी का जहाँ जहाँ उपयोग करने की ज़रूरत होगी वहाँ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करेंगे और एक ईमानदार उद्देश्य के साथ सही भर्ती सुनिश्चित करेंगे। और जो गलत किए हैं उनको CBI जाँच का भी आदेश हमारी सरकार निर्णय ले चुकी है। EOW में FIR भी हो चुका है और रिफॉर्म एजेंडा, PSC में भी हम रिफॉर्म एजेंडा लेकर आएंगे कि उसे पारदर्शी बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर एक बड़ी रणनीति के तहत युवाओं के दृष्टिकोण से काम करेंगे। और जैसे कि युवाओं की दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि नालंदा परिसर, एक नालंदा परिसर रायपुर में जो बना है उसका कितना दूरगामी प्रभाव हुआ है उसे पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं। आज 3,000 से अधिक युवा वहाँ वेटिंग लिस्ट में हैं। बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बना, लेकिन साथ ही साथ बुरी बात है कि पिछले 5 साल में एक भी और नया नहीं बना। तो हमने 22 नालंदा परिसर इस बजट में प्रावधान किया है 148 करोड़ रुपए के प्रावधान से, कि प्रदेश के अलग अलग कोनों में 22 नालंदा परिसर की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। आपने कोई नया कर नहीं लगाया है, ना कोई नए कर का प्रावधान भी आपने रखा है? हम पूरा फोकस कर रहे हैं कि पहले जो एग्जिस्टिंग कर सिस्टम है, कर के दर हैं, कर हैं, उनमें गवर्नेंस लाएं, उसमें सुधार लाएं, उनमें रिफॉर्म्स लाएं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस अपनाएं ताकि ईमानदार करदाता को हम प्रोत्साहित कर सकें। एक चीज़ और है, जब आप ये बजट तैयार कर रहे थे तो निश्चित रूप से आपकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत होती है, तो किसी से सलाह मशवरा कुछ चीज़ें राज भी रहने दीजिए, बहुत सारे लोगों से मैंने मार्गदर्शन लेता हूँ मैं और वो लिया मैंने जी। एक आखिरी सवाल, ये जो आप कांग्रेसियों को ये बजट रास नहीं आ रहा, वो बोल रहे इसमें कुछ खास नहीं है, बस खैर विपक्ष का धर्म अदा कर रहे हैं, मगर क्या कहना है? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, वो तो जाते ही मैंने जब टैब से पढ़ना चालू किया तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उस पर आपत्ति जताई। टेक्नोलॉजी से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के आते ही व्यवस्था सुधर जाती है और जेब में पैसा जाना कम हो जाता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का शायद कांग्रेस के लोग इतना विरोध करते हैं। इनको तो हर चीज़ में आपत्ति है जो कि हास्यास्पद और दुखद है। चलिए, ये थे ओपी चौधरी जी और इनका कहना है कि मोदी की गारंटी को पूरा करने का बजट है, लोगों के विश्वास को पूरा करने का बजट है, सब काम में पारदर्शिता लाने का बजट है और नई टेक्नोलॉजी को ध्यान दिया जाता है, अधोसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो अब ये बजट कितना लोगों को राहत पहुंचाते तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।